ये मामला धांधली और डाकाज़नी के ज़रिए हुकूमत हासिल करने की एक्सरसाइज है। अब ये एनआरसी को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नाफिज करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन जमातों को, ये हज़ब इख्तलाफ की जमात जितनी भी हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये सरकार एकेडमिक गुफ्तगू को मानने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इनकी फाशिज़म का मुकाबला नहीं, उस फाशिज़म को इस मुल्क पे कब्ज़ा करने से रोकना है, तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको 1 महीने का, 3 महीने का एजिटेशन प्लान तैयार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर ज़रा भी रीढ़ की हड्डी है तो इतनी बात तो करे कि इलेक्शन कमीशन से कहे कि जब आप हार्ड कॉपी दे सकते हो तो डिजिटल डाटा क्यों नहीं दे सकते। इस मुल्क को अगर बचाना है तो सियासी जमातों को सड़क पे उतरना होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 2 ऐसी रियासतें हैं जहाँ से अनस्किल्ड लेबर जो है पूरे मुल्क में गई है। जिस घर में मुखिया नहीं होगा, औरतें सिर्फ होंगी, तो बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगी। बहुत प्रैक्टिकल बात है। ओबीसी के अंदर और दलित समाज में इनकी पैठ नहीं हो पाई है इतनी जितनी जिसकी हुकूमत कर ले, तो जो इनके मुखालिफिन हैं, जो इनके मुखालिफ वोटर्स हैं, उनको उन्होंने रास्ता दिखाने की, उनको सबक सिखाने की कोशिश की। बिहार में जिस तरह से वोट रिवीजन का काम शुरू हुआ और उसके बाद 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया। अब बार बार ये कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कि लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें और जिनके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे उनके नाम को शामिल कर लिया जाएगा। 16 अगस्त तक का वक्त दिया गया है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लिस्टेड हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने पेपर BLO को दें। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिस तरह से ये सामने आया, और राहुल गांधी का भी कल जो पूरा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, किस तरह से उन्होंने एक असेंबली का जो डाटा पेश किया है और उसमें 1 लाख से ज़्यादा वोटर जो है वो फर्जी पाए गए हैं। तो पूरी तरह से अब इस अमल को पूरे देश में लागू करने की बात कही जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। जो दूसरी पार्टी हैं, जो अपोजिशन है, उनको राहत नहीं मिली है। तो इसका क्या असर पड़ेगा, और जो जानकार हैं इसके, जो बारीकी से देख रहे हैं, कई डेलीगेशन हैं मुसलमानों के, वो भी गए हैं पटना, तो उसके बाद ये बात सामने आ रही है कि ख़ास तौर से क्योंकि कल अमित शाह का भी बयान आया कि जो देश के नहीं हैं उनको बाहर होना चाहिए, उनका नाम लिस्ट में क्यों हो, तो इसको एक तरह से NRC से भी बड़ा माना जा रहा है और ये उसी का एक जो है हिस्सा इसको मानकर चला जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नवेद हामिद साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के साबिक सदर भी हैं और अक्सर इस तरह के मुद्दों पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपनी बेबाक राय रखते हैं। हामिद साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसको एक साजिश माने? देखिए, नॉर्थ इंडिया में बिहार और बंगाल, मतलब नॉर्थ ईस्ट में होगी थोड़ी सी, ये 2 रियासतें ऐसी हैं, एक पंजाब, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कभी हुकूमत अभी तक नहीं बना पाई है। इसको समझना चाहिए। तो नीतीश के कंधे पे रख के वो हुकूमत, बंदूक रख के हुकूमत कर रही। एक बात जो सबको उठानी चाहिए और जिससे बहुत से लोग वाकिफ़ हैं कि बिहार एक ऐसी रियासत है जहाँ पर 50% से ज़्यादा पैदाइशी सर्टिफिकेट लोगों के पास नहीं है। वो तालीम की कमी भी है, और वहाँ स्लो इतना काम होता है कि दफ्तर चक्कर लगाते लगाते वहाँ पर लोग अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 2 ऐसी रियासतें हैं जहाँ से अनस्किल्ड लेबर जो है पूरे मुल्क में गई है, बड़ी तादाद है। बिहार
एक नंबर पे है उसमें। तो लोग साल से नौकरी में चले जाते हैं। अब जिस घर में मुखिया नहीं होगा, औरतें सिर्फ होंगी, तो बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगी? बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों को तो कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने बिहार के तमाम पसमानदा ज़ातों को और दलितों को उस बलि का बकरा बना दिया। और उसकी एक वजह और भी है, क्योंकि बिहार में ओबीसी के अंदर और दलित समाज में इनकी पैठ नहीं हो पाई है इतनी जितनी जिसके हुकूमत कर लें। तो जो इनके मुखालिफिन हैं, जो इनके मुखालिफ वोटर्स हैं, उनको उन्होंने रास्ता दिखाने की, उनको सबक सिखाने की कोशिश की। तो ये मामला धांधली और डाकाजनी के ज़रिए हुकूमत हासिल करने की एक्सरसाइज है, कोई मामूली मामला नहीं। और इलेक्शन कमीशन में के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जब पूरा एक कानून था बनाने का, उसमें चीफ जस्टिस शामिल हुआ करता था, आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस। तो जब इन्होंने चीफ जस्टिस को निकाल के और होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, और अब तो 2:1 का हो गया ना मामला, तो 2:1 का मामला हो गया। तो जो इनके आइडियोलॉजी के लोग हैं उनको ये दायरों में दाखिल करने लगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या हाल है आज, आप देखते होंगे। कहीं बोलता है किसी मसले बोलता है, वो तो अब शायद मैं ख्याल में पेपर पे भी नहीं है बस ठीक है, अपने लोगों को जो जिसको इनाम देना चाहते हैं उसका चेयरमैन बना देते हैं। यही काम इन्होंने यहाँ किया। रिटायर हुआ कोई, उसको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। और ये अब इलेक्शन कमिश्नर के पावर्स एक हैं लॉ के हिसाब से कुछ हैं। अब ये एनआरसी को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नाफिज करना चाहते हैं। दूसरी बात उसका ये है, अपोजिशन जमातों को राहुल गांधी ने बहुत ही अपने विजन के हिसाब से उन्हें काम किया है, लेकिन अपोजिशन जमातों को ये हज़्ब इख्तलाफ की जमात जितनी भी हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये सरकार एकेडमिक गुफ्तगू को मानने वाली नहीं है। इस सरकार के कानून पर कोई असर नहीं होगा, आप कुछ भी एकेडमिक गुफ्तगू करते रहिए। जमहूरियत के ऊपर डाकाजनी का जो पूरा ये खेल चल रहा है, इस खेल को अगर ख़त्म करना है तो तमाम हज़्ब इख्तलाफ की जमातों को, अपोजिशन पार्टीज़ को और इलाक़ाई जमातों के सरबराहों को ये समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कैसे ख़त्म किया। ये समझने की ज़रूरत है कि वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन कैसे हो रहा है। आज आप उनके साथ हैं, जब आप उसने छिटकेंगे, ये तो आप अगर छिटके नहीं तो नीतीश जैसा हाल कर देंगे आपको नीतीश बाबू बना देंगे वो आपको। चंद्रबाबू नायडू को समझना चाहिए कि अगर आपने इस खतरे को महसूस नहीं किया तो आपको चंद्रबाबू नायडू कहते हैं, नीतीश बाबू कहने लगेंगे लोग। तमिलनाडु के अंदर एआईडीएम के अंदर जो इन्होंने इख्तलाफ पैदा किए, कितना खेल खेलते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना को खा गए, खाया नहीं खाया महाराष्ट्र के अंदर। पंजाब में अकाली दल को खाने की कोशिश करी, आज अकाली दल कहाँ है? कहीं है? इनको फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अकाली दल ख़त्म हो गया। इनको फ़ायदा नहीं हुआ, अकाली दल ख़त्म हो गया। इन्होंने हरियाणा के अंदर लोकदल
को ख़त्म किया। तो चंद्रबाबू नायडू आप भी उसी मंजिल के करीब हैं। अपोजिशन जमातों को अवामी तहरीक चलानी चाहिए, यानी सड़कों पर उतरना चाहिए। सड़कों पर उतरना चाहिए, चाहे लाखों लोगों की जो है। भाई पॉलिटिकल वर्कर क्यों होता है? जमहूरी निज़ाम में पॉलिटिकल वर्कर का क्या मतलब होता है, उसका मैंडेट क्या होता है, उसका मिशन क्या होता है, उसका विजन क्या होता है कि जमहूरियत को बचाना है। अगर आप चाहते हैं कि इनकी फाशिज़म का मुकाबला नहीं, उस फाशिज़म को इस मुल्क पे कब्ज़ा करने से रोकना है, तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको 1 महीने का 3 महीने का एजिटेशन प्लान तैयार करना चाहिए। लेकिन नवीद साहब, अब ये बिहार से शुरुआत की है, लेकिन पूरे इंडिया में इसको लागू करने की बात कही जा रही है। मैं तो कहा पहले ईवीएम को लेकर के बड़े सवालात खड़े किए जाते थे। अभी राहुल गांधी ने पूरा विस्फोट किया है, जो रिसर्च टीम ने उनका पूरा डाटा एनालिसिस किया है एक असेंबली सीट का। उसके बावजूद क्या अड़चन है कि तमाम ये पॉलिटिकल पार्टियां सड़कों पर नहीं उतर रही? ये तो बहुत टाइम से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पूरा वोटिंग का हेरफेर चल रहा है। देखिए, मसला क्या हो गया है कि पिछले 30 वर्षों के अंदर सियासत को इक़्तिदार से फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करने का जो पूरा एक मेंटलिटी बनी है ना, वो उसकी एक वो है, पैसे का जो इस्तेमाल हुआ है, सियासत से पैसे को कमाने का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट पिछले 30 वर्षों में बड़ा है। पॉलिटिकल वर्कर आज ये देख रहा है आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, इक़्तिदार में कहाँ फ़ायदा हो सकता है। अब आइडियोलॉजिकल राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, लालू यादव हैं, यही तो है ना लोग। आइडियोलॉजिकल कौन है आप लोग? बाकी कौन लोग हैं भाई? किस तरीके से नवीन पटनायक को इन्होंने ख़त्म किया, जिस आदमी ने बराबर इनको बढ़ावा दिया नहीं उड़ीसा में, आज वो कहीं नहीं है और ये हुकूमत में बैठ गए। आखिरी वक्त में कैसा उनको धचका दिया ना दिया, और सब बेईमानी करके वहाँ पे। इसका मतलब जिस तरह कर्नाटका में कोशिश करी, महाराष्ट्र में कोशिश करी, वहाँ पे भी कोशिश की होगी। उड़ीसा ऐसा नहीं था, उड़ीसा ऐसा नहीं था। ये जो आप ये देखिए आप कि कोशिश इनकी ये रहती है कि जो इनके ख़िलाफ़ रियासतें हैं ना, उसमें इलेक्शन देर से हो या जल्दी से हो जाए। तो ये जो आरएसएस का वर्कर जाता है ना वहाँ पे, बेसिकली ये वो वोटर होता है जो मैं समझाऊँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो मैं समझाऊँ। वरना बिहार का वोटर या यूपी का वोटर बेंगलोर की कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे वोटर बन सकता है? वो जो मेरी समझ में बात आई है वो यही है कि ये सब आरएसएस, उनको मालूम है कि भाई पहले फेज़ में होगी, दूसरे फेज़ में होगी, तीसरे फेज़ में होगी, जो 2-3 जगह वोट डालते हैं। और सीडी ना देने का, वोटर सीडी ना देने का जो पूरा मामला है, जो खेल है, वो इस फ्रॉड को एक्सपोज ना हो, वो मकसद है। तो एक अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज़ को फौरी तौर पे जाना चाहिए। और ये राहुल गांधी ने जो एक्सपोज़र किया है, इसकी बुनियाद के पर कहना चाहिए कि सीडी, मतलब इतनी बात तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ज़रा भी रीढ़ की हड्डी है तो इतनी बात तो करे कि इलेक्शन कमीशन से कहे कि जब आप हार्ड कॉपी दे सकते हो तो डिजिटल डाटा क्यों नहीं दे सकते? आप छुपा थोड़ी रहो, आपने हार्ड कॉपी दी है ना, दी है तो डिजिटल डाटा भी दो। डिजिटल से ही तो हार्ड कॉपी बनी है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट में ज़रा भी रीढ़ की हड्डी है और वो जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत फले फूले, और जिस दस्तूर को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, उस दस्तूर को बचाने के लिए, उस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अमित साहब, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था सर को लेकर, डॉक्यूमेंट्स की जो एक लिस्ट है उसके ऊपर सवालात भी खड़े किए, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अभी तक तो ये डिजिटल उसकी बात नहीं गई ना।
डिजिटल को लेके जाना चाहिए। एक दो नहीं, सैकड़ों पटिशन जानी चाहिए इसके अंदर, ताकि लोगों को मालूम तो हो। और सीधी सीधी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में, या किसी को भी, अब तो सुप्रीम कोर्ट में तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया है कि भाई ये देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इसकी बुनियाद के ऊपर डिजिटल के लिए आप फैसला दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि पहली लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कानूनी लड़ाई है, दूसरी लड़ाई जो है वो कैंपेन की लड़ाई है, और तीसरी लड़ाई जो है वो एहतजाज की है। इस मुल्क को अगर बचाना है तो सियासी जमातों को सड़क पे उतरना होगा और अपने कैडर को ही समझाना होगा कि इक़्तिदार से आप अभी तक दूर हैं, वो इस वजह से दूर हैं कि आपके हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। और ये बताना होगा कि इक़्तिदार और जमहूरियत को बचाने के लिए जेलों को भरना जो है ना, वो एक एजाज़ की बात है।